देखिए, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे ओमिशन ऑफ कंजंक्शन प्लस हेल्पिंग वर्ब। मीन्स किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन कब ओमिट होता है, कब रिमूव किया जाता है या कब हो जाता है, वो कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है। हालांकि जो अपने रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं या एडवर्बियल कंजंक्शंस होते हैं तो वो सेंटेंस में रिमूव होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक अलग है। और वो वहाँ पे हम लोग कंजंक्शन एक तरीके से पता करते हैं वहाँ पे कौन सा हटा हुआ या फिर उसका सेंस निकाल लेते हैं सेंटेंस को देख करके। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसमें ये है कि आज का जो वीडियो है या फिर ये वाला जो सीरीज चल रही है, अगर फुल वीडियो चल रहा है तो, और जो वीडियोस हैं उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वाला आज का जो वीडियो है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें ये समझना है कि जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनका वो लोग वहाँ पे सिंथेसिस कर देते हैं। मतलब उनमें से जो मेन वर्ब उनको हटा देंगे, बहुत सारे वर्ड्स को हटा देंगे, प्रपोजिशन से, नॉन फाइंड वर्ब से, पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल जोड़ देंगे और उठा, यानी कि इन्फिनेटिव से बहुत सारे तरीके हैं जो ये नॉन फाइंड वर्ब चल रही सीरीज़। इस सीरीज़ को अगर हमने पूरा देखा है और ये जो देख रहे हैं आप, और इसके आगे जो मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में कैसे चीज़ें बनती हैं, एक चीज़ क्लियर कि आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर भले ही अर्थ निकालना ना आ पाए लेकिन उसका स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। अब इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझने के लिए उसमें कैसे का स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपको नॉन फाइंड वर्ब्स जो पूरी सीरीज़ है 12, 13, 14 घंटे की जो भी आपका वीडियो सीरीज है ये देखना होगा आपको। सिंथेसिस आपको देखना होगा जो भी मैंने अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक मिल जाएगी सारी। और ट्रांसफॉर्मेशन है। कहने को तो मैं ये कहूँगा कि पूरा अगर ग्रामर का कोर्स ही देख लो तो आपको न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा। अगर आपका ग्रामर ठीक ठाक है तो आप नॉन फाइंड वर्ब्स की पूरी सीरीज़ देख लो, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम आज ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस को कैसे घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा जाता है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। चलिए, इन रूल्स पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन रूल्स को, इन बातों को कैसे अप्लाई किया जाता है। आई हैव रिसीव्ड ए गुड न्यूज़। मुझे एक अच्छी खबर मिली, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब हो गई, ये आर्टिकल है, न्यूज़ के लिए आया है, गुड मेरी एडजेक्टिव है, और ये मेरा नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये क्या करेंगे, द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज़ गुड। अब यहाँ से दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। क्या होगा देखो ध्यान से कि द न्यूज़ मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का फिर आई आ गया, एक और सब्जेक्ट, अब बीच में एंड लगाओ। दिमाग ये कहेगा, जो जनरल इंग्लिश मालूम है उसके हिसाब से कहेगा दिमाग कि एंड लगाओ, और एंड लगाएंगे तो बगल में हैव है, प्लूरल वर्ब है, तो सेंटेंस सही है। रिसीव्ड आ गया तो द न्यूज़ एंड आई हैज़ रिसीव्ड, तो न्यूज़ ने रिसीव तो किया नहीं होगा, ये तो गलत हो रहा है सेंस। फिर एज आ गया, ये गड़बड़ हो गया। अब इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने क्या किया न्यूज़पेपर में, मैं ये इसको बात को प्रूव करके दिखाऊंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है, कि अगर उन्हें न्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना है, मतलब उन्हें इस वर्ड को ज़्यादा फोकस करना है, तो इस वर्ड को वो लिखते हैं पहले। लिख दिया द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज़ गुड, वो न्यूज़ जो मैंने प्राप्त की है वो अच्छी है। तो अब यहाँ पे कुछ गायब है, कुछ गायब क्या है वो हम देखेंगे अभी। हमें इतना पता कि ये ऑब्जेक्ट है, इतना तो पता ही कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट उन्होंने पहले रख दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये वर्ब इसके लिए आई हुई है, तो फिर गड़बड़ हो गया क्योंकि ये तो इसके लिए आई हुई है। अभी भी समझ में नहीं आया है, फिर से समझते हैं। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आई हैव रिसीव्ड द न्यूज़ ऑब्जेक्ट, फिर इज़ आ गया, ये तो मेरी होगी मेन वर्ब, और ये गुड हो गया एडजेक्टिव। द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड द न्यूज़ इज़ गुड, मैंने जो न्यूज़ प्राप्त की है वो अच्छी है। वो अच्छी, यहाँ पे वो शब्द छुपा हुआ है, वो कंजंक्शन हिंदी का। द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड, न्यूज़ जो मैंने प्राप्त की है, इधर जो छुपा हुआ है या फिर वो छुपा हुआ है, अच्छी है, ठीक है। अब रियल में ये क्या था, अब देखो एरेज कर रहा हूँ, समझना। ये सेंटेंस रियल में था सही वाला,
सही तो सारे हैं, लेकिन इस वाले को उन्होंने ऐसा लिखा है एग्ज़ाम में, लेकिन रियल में सॉरी पेपर में ये क्या था, ये रियल में ये था, ये रियल में ये था। द न्यूज़ विच आई हैव रिसीव्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है इस सब्जेक्ट की। अब ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, ये इस एडजेक्टिव है और ये वर्ब इसकी हो गई। अब हुआ क्या कि ये ऑब्जेक्ट है, जो हम ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले रखते हैं, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट सेंटेंस से पहले रखते हैं तो मैंने ऑब्जेक्ट पहले रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से जोड़ने के लिए अब मैं करूँगा क्या, तो मैं या तो प्रपोजिशन का यूज़ करूँ या फिर कंजंक्शन का यूज़ करूँ। प्रपोजिशन का यूज़ होगा नहीं क्योंकि सेंस बदल जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट के केस में चला जाएगा, आई का मी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे विच डाल दिया है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से जोड़ने के लिए, जैसा कि आगे रखा हुआ है इस कंडीशन में हमने विच का यूज़ किया है। यहाँ पर विच या दैट छुपा हुआ है, विच या दैट जो है वो हकीकत में यहाँ पर छुपा हुआ है, कंजंक्शन छुपा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो तो नहीं कर रहा, नंबर 1 को मुझे मालूम नहीं कर रहा है, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूँ। द न्यूज़ विच आई हैव रिसीव्ड, खबर जो मैंने प्राप्त की है वो कैसी है, अच्छी है। अब समझो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रख दूँ तो ये अभी भी ऑब्जेक्ट है, ये तो इस रिसीव्ड का ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं द न्यूज़ विच आई हैव रिसीव्ड इतना लिखूँ तो गलत है। वो न्यूज़ जो मैंने प्राप्त की है गुड, अच्छी है, तो रिसीव्ड गुड, फिर रिसीव्ड के बाद गुड लिखता है तो गलत हो जाएगा कि गुड रिसीव किया, गुड रिसीव नहीं किया है, न्यूज़ को रिसीव किया है जो कैसी है, अच्छी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके माइंड में यहाँ पर ये आ रहा है इस वाले सेंटेंस में कि मैंने गुड न्यूज़ को तोड़ दिया और मैं द न्यूज़ को आगे रख दिया, सर क्या एक गुड न्यूज़ आगे रख दूँ सीधा सीधा, करके देख लो। एक गुड न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड, एक अच्छी खबर मैंने प्राप्त की है, अर्थ पूरा निकल रहा है। तो इसमें हुआ क्या कि उन्होंने केवल न्यूज़ को आगे रखा, चाहे एग्जामिनेशन हो चाहे न्यूज़पेपर। वो करते क्या हैं, वो केवल ऑब्जेक्ट को रख दिया आगे क्योंकि उनको इसको प्रेफर करना है, मतलब उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, वरीयता ज़्यादा देनी है। तो द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड, अगर मैं गुड लिख देता हूँ केवल यहाँ पे इज ना लिखूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, वो खबर जो मैंने प्राप्त की है अच्छी है, आज सही निकल रहा है। लेकिन ध्यान दो, रिसीव्ड के बाद डायरेक्ट गुड लिखा है, इसका मतलब कि आई हैव रिसीव्ड गुड, मैंने अच्छा प्राप्त किया है, मैंने अच्छा प्राप्त किया है, तो ये तो गड़बड़ हो गया है। तो रियल में क्या है कि यहाँ पर एक विच छुपा हुआ है जो कि रियल में सेंटेंस ऐसा है। अब चूंकि ये तो ऑब्जेक्ट है तो ये अपना वर्ब खुद का लाएगी नहीं, तो इसलिए हमें एक कंजंक्शन डालना पड़ा। और ये कंजंक्शन जो वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और इस सब्जेक्ट ने ले लिया इज़। अब ये कंजंक्शन रियल में किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में। ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था कि जो हमारे हु विच वॉट वगैरह जो आते हैं वो आगे ठीक आने वाले, इसके ठीक पहले आने वाले वर्ड के बारे में बताते हैं, ये इसके एंटीसीडेंट होते हैं। वही बात यहाँ पे फॉलो हो रही है। ये जो ऊपर 3 रूल लिखे हुए हैं 1 2 3, ये सारे सारे प्योर, ये सारे सारे आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर और जो हाई लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उन पे ये अप्लाई होते हैं। मैं इनको करके दिखाऊंगा। अब एक तरीका देखो लिखने का मेरा ये रहा, रियल में इसका कंस्ट्रक्शन ये वाला था, समझने वाला ये था, न्यूज़पेपर एग्जामिनेशन पेपर यही था, ये ऐसा लिख के आता है। एक और तरीका है, आई हैव रिसीव्ड द न्यूज़, मैंने देखो मैंने क्या किया है, तो गुड को बार बार तोड़ रहा हूँ, मैं गुड को बार बार मैं तोड़ रहा हूँ अलग अलग जगह पर। द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड, देखो अगर मेरे को मैंने एक अच्छी खबर प्राप्त की है तो आप कहोगे ठीक है पता चल गया है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खबर प्राप्त किया, आपने कहा कैसी है, मैंने कहा वो अच्छी है, वो अच्छी है, तो यहाँ पे मैंने गुड को बाहर निकाल दिया। तो आई हैव रिसीव्ड द न्यूज़ इज़ गुड। अभी अजीब लग रहा हो देखने में कि सर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया इसका, ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का, तो फिर इज किसके लिए आया है, इज़ आया है तो रियल में न्यूज़ के लिए ही, लेकिन न्यूज़ तो ऑब्जेक्टिव केस में, हम इसके लिए वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर एक कंजंक्शन डालना पड़ेगा। ये सेम पैटर्न फॉलो हुआ, ये इज़ ने ले लिया विच को, लेकिन ये इज़ रियल में विच के लिए नहीं है, ये रियल में इसके लिए है, न्यूज़ के लिए। अब चूँकि न्यूज़ हमारा ऑब्जेक्टिव केस में तो वो वर्ब अपने लिए लेगा नहीं, इसलिए मुझे बीच में कंजंक्शन डालना पड़ा। यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है
रिलेटिव प्रोनाउन का। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये सारे तरीके हैं एग्ज़ाम पे समझने के लिए और न्यूज़पेपर को समझने के लिए। हम फिर से एक बार समझते चीज़ों को। द मैन, अब ऊपर वाली 3 बातें जो हैं, 3 रूल्स जो दिखाई दे रहे हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे। द मैन हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। ये बिल्कुल ही मैंने इंफिनिटिव स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ ऐसे ही बताया था, द बॉय प्लेइंग वॉन, द बॉय प्लेइंग क्रिकेट वॉन, जो गलत मैंने बताया था। फिर बाद में लोगों ने कहा था हाँ गलत, फिर मैं इसको प्रूफ किया था कि सही है। वो कैसे सही था उसके मैंने अलग तरीके करके बताए थे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना करके। तो वो सारी बातें हम अप्लाई करेंगे। सिंथेसिस का पूरा खेल है, लेकिन नॉन फाइंड वर्ब्स को समझ लिया तो सब कुछ आ जाएगा, समझना तो पड़ेगा। द मैन हु इज़ प्लेइंग, वह आदमी जो खेल रहा है। तो मैंने देखा कि हु इज़ प्लेइंग, ये मेरा कंजंक्शन भी है प्लस सब्जेक्ट भी है इस वर्ब का, और ये मेरी मेन वर्ब हो गई। और ये हु इज़ प्लेइंग एक क्लॉज है जो कि इस मैन के बारे में आया है। तो मैन मेरे एक नाउन है, नाउन के बारे में ये विशेषता बताया, तो मेरी एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉजेस वगैरह हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल पढ़ा रखी, देख लेना जा कर के, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। द मैन हु इज़ प्लेइंग, वह आदमी जो खेल रहा है, इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। तो वह खेल रहा है, रही है, तो इज़ एम आर प्लेइंग, मेरा दोस्त है, फिर से है शब्द, इसके लिए फिर से इज़ आ गया, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने न्यूज़पेपर में कि उन्होंने इसको और इसको गायब कर दिया। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने विच, दैट, हु वगैरह जो भी कंजंक्शन है वो हटा दिया, और उसके बाद आपका फिर क्या किया उन्होंने, हाँ ये कंजंक्शन हटा दिया, और हेल्पिंग वर्ब अगर आ रही तो वो भी हटा दी। फिर V3 बचा वो जोड़ देंगे, या फिर ING फॉर्म बची वो जोड़ देंगे। कैसे करेंगे? द मैन प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। ज़्यादातर लोगों को देखकर ये लगता है सर यहाँ पे द मैन प्लेइंग की जगह गलत है, यहाँ पे इज़ एम आर वॉज वर की कमी है। कमी नहीं है। एग्ज़ाम में वो क्या करते हैं, पेपर में वो क्या करते हैं कि कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब को गायब कर देते हैं। उसके बाद जो मेन वर्ब बचती है, जिसका चेहरा नॉन फाइंड वर्ब के जैसा होता है, उसको वहाँ पे रख देते हैं। अब मैंने ये बताया था नॉन फाइंड वर्ब्स सेंटेंस में कितनी बार आ जाए, चाहे 100 बार लिखी हो, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका सेंस सही निकलना चाहिए, इतने बार रख सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर उसमें एक फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। एक फाइनाइट वर्ब है और 100 आपके नॉन फाइंड वर्ब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट काम करने वाला यही काम करेगा और यही काम करेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो ये पैसिव फॉर्म में होंगे नॉन फाइंड वर्ब्स, वो हम लोग सब दिख चुके हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्लेइंग डाल दें या टू प्ले डाल दें या फिर प्ले डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस मैन का देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो हो गया मेरा एक क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर केवल ये नॉन फाइंड वर्ब है, एक सिंगल नॉन फाइंड वर्ब यहाँ पे डाल दी है, लेकिन इसका अर्थ वही निकलेगा जो इसका निकला था। द मैन प्लेइंग, वह आदमी जो खेल रहा है, इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो ये एडजेक्टिव आपका एडजेक्टिव बाकी कह सकते हैं एक तरीके से नॉन फाइंड वर्ब है, यहाँ पे क्लॉज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हु इज़ हटा हुआ है। तो यहाँ पे नॉन फाइंड वर्ब है, ये मेरी वर्ब है रियल में, इसका ये सब्जेक्ट रहा माय फ्रेंड, ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एक नाउन है, क्योंकि वो आदमी मेरा दोस्त है और दोस्त ही वो मेरा आदमी है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है। एक बार और समझते हैं, द मैन हु हैज़ प्लेड, ये हु सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और कंजंक्शन दोनों हैं, और ये इसकी वर्ब है हेल्पिंग, और ये इसकी मेन वर्ब है, और ये विशेषता बता रहा है इस मैन की, तो ये हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से हु गायब कर दिया और हैज़ गायब कर दिया, हु हटा दिया, हैज़ हटा दिया, कंजंक्शन हटाया, हेल्पिंग वर्ब हटाई, लेकिन ये आदमी खुद काम कर रहा है खेलने का, इसलिए हमारा रहेगा ऐसा वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को भी गायब किया और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और साथ में लिख लेना आप लोग। तो इन्होंने क्या किया कि वह आदमी जो खेल चुका है मेरा दोस्त है, तो द मैन प्लेड, वह आदमी जो खेल चुका है, जिसने खेला, कोई भी अर्थ निकालो आपको सेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म है। वह आदमी जो खेला या खेल चुका है, इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक नाउन है जो इस मैन के बारे में बता रहा है। एक बार फिर से देखो, द बुक विच या दैट इज़ अबाउट, वह किताब जो खरीदी गई है, पैसे वॉइस में है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, वो भी थर्ड फॉर्म में है। हमने पैसिव वॉइस में ही सीखी थी बात, जब भी बी फॉर्म इज़ एम आर वॉज वर, बी बीइंग और बीन
के बाद जब भी थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो पैसे का स्ट्रक्चर होता है। अब वो पैसे का स्ट्रक्चर वहाँ पे थर्ड फॉर्म है, रियल में वो मेन वर्ब की है कि वहाँ पे वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। ये सारी बातें हम इस नॉन फाइंड वर्ब की सीरीज में देख चुके हैं। तो अब ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है और कंजंक्शन दोनों काम कर रहा है, कोई भी एक लगेगा। ये इसकी वर्ब है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देना, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। लेकिन वो करेंगे क्या, ये भी हटाएंगे, इनमें से कोई कंजंक्शन आएगा ये भी हटाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, कंजंक्शन हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे और जो थर्ड फॉर्म बची वो लिख देंगे। देखो, द बुक बाउट इज़ माइन, वो किताब जो खरीदी गई है ना वो मेरी है। मतलब जो वो किताब जो किसी ने खरीदी है ना वो मेरी है, वो मुझे वापस चाहिए नहीं चाहिए, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो, सेंस निकाल सकते हो। अब कुछ लोग समझते हो सर मैन के बाद भी थर्ड फॉर्म आई है और यहाँ पर बुक के बाद भी थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन ये एक्टिव में ये पैसिव में। अब हम ये कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या आदमी खेल सकता है, हाँ खेल सकता है, ठीक है, तो ये एक्टिव में है। क्या बुक खुद को खरीद सकती है, नहीं, तो ये पैसिव में है। अगर ये वाला वर्क ये खुद कर नहीं सकती तो ये पैसिव स्ट्रक्चर अपने समझ जाएगा। वो द बुक बाउट इज़ माइन, वो किताब जो खरीदी गई है ना वो मेरी है। प्रैक्टिस देखो अर्थ निकलेगा, अगर सेंस निकाल तो प्रैक्टिस चाहिए। तुम सोचो कि मैं सारे ज्ञान एक साथ दे दूँ, तो ज्ञान तो दे ही रहा हूँ, लेकिन बिना मेहनत के। अगर देखो आप सोचते हो कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, तो लाखों लोगों ने लाखों बातें बोली हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। और ये तो ऐसी चीज़ है जब तक मेहनत खुद नहीं करोगे तब तक आपको हासिल नहीं होगी। तो मैं तो चाह के भी नहीं दे सकता हूँ। मैं चाहूँ कि अपनी केबल यहाँ पे लगाऊँ, डेटा केबल, और कॉपी कर दूँ, तो नहीं हो सकता है कैसे भी करके। कॉपी करने का केवल एक ही तरीका है कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, अपने कान से सुन रहे हो और अपने मन से अपने शरीर को, अपने दिमाग को उस काम में लगा रहे हो। यही इसका इम्प्लीमेंटेशन है, यही तरीका है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इन सभी बातों को एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इज़ लिया था। अब देखो यहाँ पर द बुक विच हैज़ बीन बाउट, वह किताब जो खरीदी जा चुकी है, बाई हिम, वह किताब जो उसके द्वारा खरीदी जा चुकी है, या फिर वो किताब जो उसने खरीदी है, दोनों अर्थ हैं। इज़ माइन, वो मेरी है। अब वो क्या करेंगे कि ये हटाया, ये भी हटाया, ये भी हटाया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये कंजंक्शन है, दोनों हटाई, बाउट लगा दिया। द बुक बाउट बाई हिम इज़ माइन। अब एक बात और याद रखना कि इस वाले में यहाँ पे मैंने डूअर का नाम नहीं लिखा जिसने खरीदी है, लेकिन इस वाले मैंने उसका नाम दे दिया हिम। लेकिन वो पेपर में देखो क्या कहते हैं, या तो वो अकेला लिख देंगे थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे डूअर है नहीं, तो यहाँ पे डूअर छोड़ दिया। हमें ये सेंस निकालना होगा, अगर ये काम खुद कर सकती तो ये एक्टिव है, नहीं तो पैसिव है। इस वाले में क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा देंगे स्ट्रक्चर, ये मिलेगा, याद रखना ये मिलेगा और हमेशा मिलता है, और पेपर का पैटर्न यही है, न्यूज़पेपर का। द बुक बाउट बाई हिम, वो किताब जो उसके द्वारा खरीदी गई है, इसका और इसका अर्थ सेम निकलेगा। वो किताब जो उसने खरीदी है, इस माई, वो मेरी है। बात आई समझ में। अब तो ऊपर आप हेड में लगाओ तब भी यही बनेगा, तरीका यही रहेगा, सेंस से ही पता चलेगा। आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर। अब इन सही बातों में बिल्कुल ईजी तरीके से देख लो, क्योंकि अब मैं आपको पेपर के पैटर्न पे लेके चल रहा हूँ, अपना न्यूज़पेपर और जो एग्जामिनेशन में जो पेपर अपने आते हैं उन पेपर्स पे हम लोग फोकस अप करेंगे। हम ये सीखना है कि जो वर्ब्स हैं, जो वर्ब सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आ रही हैं, अगर वो एक्टिव में तो उनका एक्टिव फॉर्म रहेगा, अगर वो पैसिव तो उनका पैसिव फॉर्म रहेगा। मेन वर्ब जो फाइनाइट वर्ब होती है उनके पैसिव फॉर्म क्या होते हैं, ये हम लोग एक्टिव पैसिव बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनके एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स क्या होते हैं वो हम लोग इस सीरीज में पूरा देख चुके हैं, A to Z देख चुके हैं। हम ये चेक करना है जो सब्जेक्ट आ रहा है, अगर वो खुद काम कर रहा है तो वो वर्ब एक्टिव में रहेगी, अगर ये वाला काम वो खुद कर रहा है तो एक्टिव में रहेगी, अगर ये वाला काम वो खुद नहीं कर रहा तो ये जाएगी पैसिव में, चाहे फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो। अगर ये खुद काम कर रहा है तो एक्टिव, नहीं काम कर रहा तो पैसिव। सारी वर्ब्स चेक करेंगे कौन कौन से वो खुद काम करेगा तो वो रहेंगी एक्टिव में, वो खुद काम नहीं करेगा तो जाएगा वो पैसिव में। कैसे, एक बार देख लो। आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, तो चाहना एक वर्ब है और लिखना मेरा एक वर्ब है, ठीक है। और ये वॉन्ट, आई वॉन्ट वॉट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना ध्यान से। आई वॉन्ट वॉट, तो इससे मैंने वॉट से क्वेश्चन किया, तो आंसर आई टू राइट।
तो इसका मतलब ये मेरी नॉन फाइंड वर्ब है। नॉन फाइंड वर्ब है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इस वर्ब का, और ये खुद अपने आप में एक वर्ब है, इसलिए ये वर्ब खुद अपना एक ऑब्जेक्ट भी लाई है। दो वर्ब हैं, दो अपना ऑब्जेक्ट लाई हैं। पहली वाली वर्ब का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो नॉन फाइंड वर्ब है, और दूसरी वाली नॉन फाइंड का जो ऑब्जेक्ट है वो एक लेटर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ध्यान दूँ अगर, तो मैं ही चाहता हूँ और मैं ही लिखना चाहता हूँ लेटर। इसका मतलब चाहना और लिखना दोनों मेरा ही काम है, इस सब्जेक्ट का ही दोनों काम है ये। तो यहाँ पर ये भी एक्टिव में रहेगी और ये भी एक्टिव में रहेगी। ओके। आई वॉन्ट राम टू राइट ए लेटर। मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहने का काम मेरा ही है। मैं राम से चाहता हूँ टू राइट ए लेटर। अब ध्यान सुनना, मैं चाहता हूँ कि तुम एक लेटर लिखो, तो इधर चाहने का काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन लेटर लिखने का काम कौन करेगा, मैं कि तुम? तो आपको वैसे तुम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हो कि मैं तो केवल चाहता ही हूँ, लेकिन लिखना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लेटर लिखो, इसका मतलब मैं ये चाहता हूँ कि राम लेटर लिखे, तो यहाँ पर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया राम। ठीक है। फिर मैं ध्यान दूँ टू राइट, कि राम इस लेटर को लिखे, इसका मतलब ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है इस वर्ब का, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना, उलझ रहे हो आप लोग इस वाले टॉपिक पर। आई वॉन्ट राम, मैं राम से चाहता हूँ। आई वॉन्ट हुम, तो आंसर आया राम। तो ये सब्जेक्ट है इस वॉन्ट का, और ये वॉन्ट का ये ऑब्जेक्ट है। फिर आगे एक और वर्ब आई। देखो ये मैं तो लिखूँगा नहीं, तो लिखने वाला कौन है? यहाँ पर राम है, तो राम लिखने का काम करेगा। तो राम इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें क्लियर हुई। यहाँ तक समझना ध्यान से। स्टूडेंट वॉन्ट्स टू चेक हिज नोटबुक। स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी नोटबुक खुद चेक करे कि चेक करवाए। आप विद्यार्थी हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप अपनी कॉपी खुद चेक करोगे कि टीचर करेगा? जनरल सेंस में बताना, ये मत कहना कि टीचर ने कह दी जाओ अपनी कॉपी चेक करके सही से लाओ फिर मुझसे चेक कराओ। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ। तो जनरली स्टूडेंट चाहता तो है, लेकिन चेक करने का वो खुद नहीं करेगा, वो कोई और करेगा। इसका मतलब जब ये देखो इस वाली वर्ब का तो सब्जेक्ट मिल गया है, लेकिन इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट है ही नहीं। जब इसका सब्जेक्ट ये है ही नहीं, स्टूडेंट ना यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम ये इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो 2 + V1 का इन्फिनेटिव बनता है टू बी V3। ये हम सीख चुके हैं, टू बी V3। तो यहाँ पर टू बी चेक्ड होगा, चेक की जगह टू बी चेक्ड होगा, CHECKED, टू बी चेक्ड हिज बुक। द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू बी चेक्ड हिज नोटबुक। विद्यार्थी चाहता है कि उसकी कॉपी चेक हो जाए, किसी के द्वारा, टीचर के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। बाय द प्रिंसिपल, बाय द टीचर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, लिख सकते हो। फिर से एक बार आ जाओ। आई सब्जेक्ट डिनाइड, मैंने मना कर दिया। इसका मना करने का काम मैंने खुद ही किया, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इस डिनाइड का। आई डिनाइड राइटिंग लेटर, मैंने पत्र लिखने से मना कर दिया। याद रखना ये ऐसी वर्ब है जो अपने बाद जेरेंड लाती है। आई डिनाइड वॉट, तो आंसर है राइटिंग। तो यहाँ पे जेरेंड है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब का। रियल में ये खुद ही वर्ब भी तो है, इसलिए ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट भी लाई है। अब ध्यान दो, मना किसने किया? मैंने। क्या नहीं करूँगा? लिखूँगा नहीं। इसका मतलब मना करने का काम और लिखने का काम, ये दोनों काम मैंने ही किए या ना किए, मना किए लेकिन काम मेरा ही था। तो ये दोनों रही मेरी एक्टिव वॉइस में। ठीक है। द स्टूडेंट डिनाइड, विद्यार्थी ने मना कर दिया। चेकिंग हिज नोटबुक, विद्यार्थी ने अपनी नोटबुक चेक करने से मना कर दिया। विद्यार्थी ने मना किया कि किसी और ने मना किया है? तो विद्यार्थी ने तो मना किया है, लेकिन चेक करने का काम किसी और का था। अब मैं बात की डिनाइड वॉट, तो आंसर आया चेकिंग। इसका मतलब जेरेंड है, ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन काम तो ये विद्यार्थी खुद नहीं करेगा। तो जेरेंड का पैसिव वॉइस क्या होता है? हमने सीखा था, वहाँ पे होता है यूज बीइंग, CHECKED। ये हम लोग सीख चुके हैं, देख लें ध्यान से। द स्टूडेंट डिनाइड बीइंग चेक्ड हिज नोटबुक बाय द टीचर। जैसे हमने यहाँ पर
टू बी चेकड किया था, क्योंकि वांट करने काम तो स्टूडेंट का था, लेकिन यहाँ पे डिनाइड करने का काम भी स्टूडेंट का ही, लेकिन चेक करने का काम उसका नहीं था, इसलिए पैसिव में गया है। बात समझ में आई होगी। अब आगे देखो, अब आते हैं हम लोग न्यूज़पेपर के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, और जो अपने पेपर में भी आए हुए क्वेश्चंस जो हैं हाई लेवल के आप लोग बोलते हो, उनको चेक करेंगे। द डिसीजन ऑफ द कमेटी, द डिसीजन ऑफ द कमेटी इन्फॉर्म्ड, या तो ये सेकंड फॉर्म है या फिर ये थर्ड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट कौन है कि द डिसीजन ऑफ द कमेटी इन्फॉर्म, क्या डिसीजन कमेटी का डिसीजन इन्फॉर्म कर सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं कर सकता है, ये काम ये खुद नहीं कर सकता है, तो फिर ये पैसिव वॉइस में जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनता है बीन और थर्ड फॉर्म। जरा रुक जाओ, हम इसको थर्ड फॉर्म भी तो मान सकते हैं खुद। थर्ड फॉर्म का मतलब नॉन फाइंड वर्ब, अभी सीखा था कि थर्ड फॉर्म जो अकेली आती तो वो हमारे वहाँ पे सब्जेक्ट और वो यानी कि कंजंक्शन और हेल्प में छुपी हुई होती है। चेक कर लो एक बार। द डिसीजन ऑफ द कमेटी इन्फॉर्म टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट ऑन द बोर्ड रिसीव्ड द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल। अब ध्यान सुनना इसकी हिंदी। कमेटी के द्वारा डिसीजन, द डिसीजन ऑफ द कमेटी, कमेटी का डिसीजन जो निर्णय था, इन्फॉर्म्ड टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, उन मेंबर्स को जो बोर्ड में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, रिसीव्ड द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल, तो उस डिसीजन को सभी मेंबर से क्या मिला? सभी मेंबर से क्रिटिसिज्म का लायक कि वहाँ पे आपत्ति आलोचना मिली। तो रियल में सब इधर काम क्या हुआ? आपको इन्फॉर्म करना है और ये रिसीव करना है। तो अब ध्यान दो कि इस डिसीजन को रियल में सेंटेंस देखो कैसा है, इसको तोड़ दो, बिल्कुल सिंपल है। द डिसीजन रिसीव्ड द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल, बस ये था। मीटिंग चल रही थी बोर्ड में, बोर्ड के मेंबर्स रूम में मौजूद थे, वहाँ पे एक डिसीजन रखा गया कमेटी के द्वारा, और उस डिसीजन पर ढेर सारे क्रिटिसिज्म, ढेर सारी आलोचना सभी लोगों ने की। तो आप बाहर निकले, मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो आपने कहा जो डिसीजन आया था उस पर बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, डिसीजन पर बहुत सारी आलोचना हुई, या फिर डिसीजन रिसीव्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल। इतनी छोटी सी बात थी। रियल में सब्जेक्ट आपका ये है और इस सब्जेक्ट की रियल में वर्ब ये है, ठीक है। अब रियल में ये सेकंड फॉर्म आपकी ये रही, ये मेरी मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट ये था। अब किया क्या उन्होंने कि इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक फ्रेज लंबा सा डाल दिया। क्या डाल दिया? इन्फॉर्म्ड टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। अब देखो ये क्या था? विच वॉज, यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द कमिटी विच वॉज इन्फॉर्म्ड, ध्यान देना ये कमेटी का डिसीजन सिंगुलर है, तो विच वॉज इन्फॉर्म्ड, तो विच यहाँ पे कंजंक्शन भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है इस वॉज का। विच वॉज इन्फॉर्म्ड, तो यहाँ पे विच भी गायब कर दिया और वॉज भी गायब कर दिया। अब समझ में आया कि यहाँ पे ओमिशन कैसे हो रहा है। तो द डिसीजन ऑफ द कमिटी विच वॉज इन्फॉर्म्ड, न्यूज़पेपर में यही वो करते हैं कि वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब और कंजंक्शन को ओमिट कर देते हैं। अब ये मेरे बन गए थर्ड फॉर्म, जो कि हो गया मेरे नॉन फाइंड वर्ब। अब इसको कोई मतलब नहीं है, पैसिव फॉर्म में ये रखा हुआ है, ध्यान समझो। और मैंने बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रेजेंट और पास्ट सॉरी आपका एक्टिव और पैसिव जो फॉर्म होता है उसमें थर्ड फॉर्म ही दोनों में होते हैं, ये पैसिव फॉर्म है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आपको आई होंगी। एक बार फिर से देखते हैं। ये वाली बात हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट के बीच में डिफरेंस में सीखी थी कि डेवलपिंग कंट्रीज कीपिंग इन परव्यू, ये परव्यू वर्ड सही है, ये प्रीव्यू नहीं है। परव्यू का मतलब होता है दायरे में रहना, द नॉर्म्स। डेवलपिंग कंट्रीज, अब यहाँ पे देशों को विकसित करना है कि विकसित हुए देश है, विकसित हुए देश है, विकसित यानी कि देशों का विकास करते हुए देश, हाँ ये सही है, विकास करते हुए देश, ये अर्थ निकल रहा है कि देशों का विकास करना। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानता हूँ तो ये एडजेक्टिव है, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं इसको जेरेंड मान लूँ सब्जेक्ट, और रियल में ये वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानता हूँ तो इधर पे आर आएगा, अगर मैं इसको जेरेंट सब्जेक्ट मान लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो जाए, तो फिर यहाँ पे इज आएगा। चेक करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, अर्थ को छोड़ देते हैं। कीपिंग, कीपिंग में आइन जुड़ा हुआ है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर एक आपका कंजंक्शन और एक आपका वर्ब छुपा हुआ है, यहाँ पे ये नॉन फाइंड वर्ब बन गई है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज कीपिंग इन परव्यू द नॉर्म्स, परव्यू द नॉर्म्स का मतलब जो भी इसके नियम कायदे उनको ध्यान में रखते हुए ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो भी आपके वातावरण के जो प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट इज़ या आर इम्परेटिव। अब इम्परेटिव क्या है? इम्परेटिव का मतलब आदेश वाले वाक्य नहीं, इम्परेटिव मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं कहूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, मैं इम्पॉर्टेंट शब्द रिमूव कर दूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ इट इज़ इम्परेटिव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। इम्परेटिव और इम्पॉर्टेंट दोनों का मतलब होता है महत्वपूर्ण। अब ध्यान दो, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब देशों का निर्माण हो तो ये बात ध्यान में रखी जाए कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जो वातावरण का, जो पर्यावरण का जो प्रोटेक्शन, उसका जो बचाव है, वो ध्यान में रखा जाए अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ना किया जाए, इतना ज़्यादा विकास ना किया जाए कि पर्यावरण ही बर्बाद हो जाए। तो देखो, डेवलपिंग कंट्रीज़, देशों का निर्माण करना, कि निर्माण करते देशों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एनवायरमेंटल आपका एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, उसको ध्यान में रखा जाए। तो देखो, देशों को निर्माण करना और जो भी बात बोली गई है वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आपका आएगा इज़। अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे निर्माण करते हुए या फिर विकास करते हुए देश निकालो और आज निकालो। विकास करते हुए कीपिंग इन व्यू, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, उन सभी नैतिक कानून हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन संबंधित हैं, जो कि विरुद्ध हैं डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के, जो विनाशकारी डेवलपमेंट है उनसे बचना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अगर वो देश पहले से डेवलप कर रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान तो रखनी पड़ेंगी पहले ही, जब वो विकास कर रहे होते। तो अब नानीने का सेंस निकल रहा है, जो हिंदी वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ, और जो लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उस हिसाब से वे डेवलपिंग कंट्रीज़, देशों का विकास करना। तो यहाँ पर ये मेरे सब्जेक्ट है जो कि जेरेंड है, और ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि खुद वर्ब भी अपने आप में है, तो यहाँ पे इज़ आएगा। कम समझ में अगर आया है, देखो हिंदी अर्थ में क्या होता है कि हिंदी अर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकल नहीं पाता है, रियलिटी यही है, क्योंकि जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी से हम मीनिंग निकालते हैं, उसका सेंस समझते हैं, हम शब्दों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, शब्दों का सेंस निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम इंग्लिश प्योर पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम उसका सेंस निकाल लेते हैं और सेंस हमें बता देते हैं यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ आएगा। चेक कर लेना 5-6 बार, आपको बात क्लियर हो जाएगी कि इज़ आएगा कि और कुछ आएगा। द बॉय वॉज बीटन, उस लड़के को मारा गया, इसका मतलब पैसिव वॉइस में पीटा गया, फॉर चीटिंग या बीइंग चीटेड इन द एग्ज़ाम। अगर देखो मैं फॉर की बात करूँ तो फॉर तो मेरा हो गया प्रपोजिशन के बाद आता है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये चीटिंग जो हो गया वो जेरेंड हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। उस लड़के को दंडित किया गया फॉर चीटिंग इन द एग्ज़ाम में नकल करते हुए, कि बीइंग चीटेड, कि उसको चीट किया गया। देखो लड़का चीटिंग कर रहा था, ये एक्टिविटी यही खुद कर रहा था, ना कि इसको चीट किया गया। अगर इसको चीट किया गया तो शिकायत करता कि मुझे परेशान किया गया है, लेकिन तो खुद चीटिंग कर रहा था तभी तो उसको दंडित किया गया। तो इस सेंटेंस में 2 एक्शन हुए, एक तो बीट करना और एक चीटिंग करना। इस लड़के ने खुद को तो बीट किया नहीं, तो ये चला गया पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर ये लड़का खुद चीटिंग कर रहा था, ना कि इसको चीट किया गया, तो ये एक्शन इसने खुद ही किया, तो ये रहेगा मेरा एक्टिव वॉइस में एक्शन, और ये रहेगा पैसिव वॉइस में। बात आई समझ में? यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगर समझ में आ गया तो थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाओ। द प्रॉब्लम कैन बी या कैन अप्रोच या कैन बी अप्रोच्ड, क्या प्रॉब्लम खुद अप्रोच कर सकती है? नहीं, तो अप्रोच नहीं आएगा, कैन बी अप्रोच्ड होगा। फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, द प्रॉब्लम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स,
प्रॉब्लम जो है वो कई सारे अलग अलग पहलुओं से, कई सारे अलग अलग दृष्टिकोणों से अप्रोच की जा सकती है। बट व्हाट यू एक्चुअली, लेकिन जो तुम्हें ज़रूरत, वास्तव में जो चीज़ ज़रूरत है, अब नीड फर्स्ट फॉर्म है, आर नीडेड पैसिव है। अब ज़रूरत तुम्हें खुद है कि तुम्हें ज़रूरत दी जाएगी, तो तुम ज़रूरत खुद महसूस करोगे ना, तो यहाँ पर एक्चुअली नीड होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हुई है आपका। यहाँ पे नीड जो है वो आपका सेमी मोटर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, मेन वर्ब की तरह, तो यहाँ पे टू कीप आ गया। एक्चुअली यू नीड, यू एक्चुअली नीड टू कीप, ये टू बी केप्ट। स्टेटस, तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए स्टेटस के ऊपर। तुम खुद ध्यान दोगे तो ध्यान दिलाया जाएगा। नीड भी तुम्हारी ज़रूरत, तो तुम खुद ही नीड को महसूस करोगे और खुद कीप करने का काम तुम ही करोगे। यहाँ पे टू कीप नहीं आएगा। स्टेटस, बिफोर प्रॉपर एक्शन टेक्स या इज टेकन, एक्शन खुद लेगा नहीं बल्कि उसको लिया जाएगा एक्शन को। इसका मतलब यहाँ पर टेक्स नहीं होगा, इज टेकन होगा। एक ही सेंटेंस में मल्टीपल वर्ब्स आ सकती हैं। हमें ये चेक करना जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है, जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है, जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद आने वाली वर्ब वो खुद करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो सारे काम वो खुद ही करेगा तो एक्टिव वॉइस में रहेंगी। अगर आगे आने वाले वो काम वो खुद नहीं करेगा तो पैसिव वॉइस में जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी थी। अब हम देखेंगे और एडवांस लेवल पे चीज़ों को महसूस करेंगे और समझेंगे।